अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इमरान खान की इस्लामाबाद में पेशी थी और आते हुए रास्ते में चक्री रेस्ट एरिया में कुछ पुरस्रार सरगर्मियाँ इमरान खान साहब की तरफ से हुई हैं। वो क्या सरगर्मियाँ थी? क्यों वो रेस्ट एरिया से निकल कर वापस चले गए? बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि जनाब जल्दी इलेक्शन के चक्कर में हम ख़यालों ने पूरी मदद की, लेकिन मई का इलेक्शन तो क्या मिलना था, अक्टूबर का इलेक्शन भी डूब गया है और ख़ान साहब अब उल्टे भी लटक जाएँ, वज़ारत उज़्मा अब उनको नहीं मिलने वाली। इन तमाम मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ, आपसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है, तो उसका नोटिफ़िकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। पहले ज़रा कुछ दीगर ख़बरें शेयर कर लें, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ख़बर तो ये है कि कल हमने आपको बताया था कि बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज़ को एक नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। वो जनाब ऐलान किया था फवाद चौधरी साहब ने। आज वो नोटिस पता चला है कि जनाब भिजवा दिया गया है और उस नोटिस में वही बात की गई है जो हमने कहा था कि एक तो उन्होंने कहा कि जनाब मरियम नवाज़ साहबा ने जो बयानात दिए हैं बुशरा बीबी के हवाले से, उनके हवाले से वो 7 रोज़ के अंदर माफ़ी माँगे। बसूरत दीगर उनके खिलाफ फौजदारी और दीवानी हत्या इज़्ज़त की कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि फौजदारी कार्रवाई तो मुझे नहीं समझ में आती कि इन बयानात पर कैसे वो करेंगे। लेकिन आज फिर वही गलती मेरी नज़र में कम से कम एक कोर्ट रिपोर्टर की हैसियत से भी दोहराएगी कि उसमें फौजदारी और दीवानी दोनों कार्रवाइयों का ज़िक्र किया गया, क्योंकि हमारी नॉलेज के मुताबिक जब दीवानी कार्रवाई चल रही हो तो उस पर फौजदारी कार्रवाई उस मामले पर नहीं की जा सकती और फौजदारी कार्रवाई वैसे इस केस में बनती नहीं है। हर्जाने का केस वो कर सकती हैं कि हाँ जी मेरी हत्या की इज़्ज़त हुई है। लेकिन हत्या की इज़्ज़त का जब ये नोटिस उनको इत्तला मिली मरियम साहबा को कि उनको भिजवाया गया है बुशरा बीबी की तरफ से, तो मरियम साहबा ने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है। ये ट्वीट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, जिसमें मरियम साहबा कहती हैं कि चलें इसी बहाने अदालत तो आएंगे और फिर अपनी चोरियां भी खुलेंगी, और जिसके सबूत की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो पहले ही मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो ये एक दिलचस्प खबर थी, हमने कहा आपके साथ ये शेयर कर दें। उसके अलावा जनाब आज कौमी असम्बली के अंदर सरदार याक सादिक ने एक नुक्ता उठाया और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से जो ऑडियो आई थी और जो ट्रको शरको वाला मामला था, उस पर एक जो कौमी असम्बली ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एक तहकीकात के लिए रेफ़र कर दिया मामला, और वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो तहकीकात करेगी और 15 दिन के अंदर छानबीन करके रिपोर्ट जो है वो इस असम्बली को पेश करेगी। उसके साथ साथ कुछ दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर भी PAC ने नोटिस लिया हुआ है। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑडिट रिपोर्ट है उस हवाले से भी लिया गया है, और कुछ जो टिकटों वाला मामला है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे की एक ऑडियो आई है, उसके ऊपर भी जो है वो कौमी असम्बली की तरफ से जो है इंक्वायरी की जा रही है। अब कौमी असम्बली इंक्वायरी तो कर सकती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कर सकती है, लेकिन देखना ये कि ये जो इंक्वायरी करेंगे उसका जो नतीजा निकलेगा उसका नुकसान क्या हो सकता है, या क्या इनके पास ऐसा इख्तियार है या नहीं है, ये तो आगे चल कर ही पता चलेगा। उसके अलावा जनाब आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और व्हील चेयर पर वो तशरीफ़ लेकर आए। और व्हील चेयर पे होने के बावजूद वो जो सर पे वो जो क्या हम उसे कहेंगे, कंटोप ही कहेंगे ना जी, एक कंटोप सा उन्होंने बुलेट प्रूफ जो है वो सर के ऊपर लगाया होता है। व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, चारों तरफ आहनी हिसार थे और प्लेटें लेके लोग खड़े हुए थे और वो कंटोप भी लगा हुआ था, और उसमें उसी हालत में वो आके अदालत में पेश हुए। उससे पहले उनकी एक वीडियो भी आ गई थी जिसमें वो सुबह निकल रहे हैं अपने घर से और पेशी के लिए इस्लामाबाद, और वो भी व्हील चेयर के ऊपर ही हैं। अब ये व्हील चेयर में वाला मामला भी अब एक नया ही आ गया है। पहले इन्होंने वो टांग, हालांकि जो खुद शौकत खानम अस्पताल के जो डॉक्टर फैसल सुल्तान जी बता चुके हैं कि जिनको स्प्रिंटर लगे, गोलियां नहीं लगी, लेकिन खान साहब कहते हैं मुझे गोलियां लगी हैं और सरकारी अस्पताल से उन्होंने मेडिकल कराना नहीं, तो राना सनाउल्लाह तो फिर ये कहने में हक बजाने में ना कि जनाब अगर इनको गोलियां लगी हुई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो लेकिन इस इतने बड़े चैलेंज के बावजूद भी खान साहब ने सरकारी अस्पताल से सर्टिफिकेट बनवाना नहीं पसंद किया। बहरहाल आज वो इस्लामाबाद आए, 9 मुकदमात में उन्होंने वो पेश हुए, और 9 मुकदमात में उन्होंने जनाब अबूरी ज़मानत कब्ज़ गिरफ्तारी उनको तोसी दी गई, और फिर जो शामिल तफ्तीश होने की बात हुई तो उनके वकील ने कहा कि जी इतने मुकदमात में कैसे ये शामिल तफ्तीश होंगे, जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जनाब इस्लामाबाद आए हुए हैं, सारे तफ्तीशी भी इधर हैं, बुला लें उनसे, बयान रिकॉर्ड करवा दें। यानी कि एक ऑप्शन था उनके पास कि वो हाई कोर्ट में कह देते पुलिस वालों को कि आ जाए जी, मेरा जो आपने बयान लेना है, जो तफ्तीश करनी है कर लें, लेकिन वो खान साहब ने ऐसा नहीं किया और उसके बावजूद वो वापस रवाना हो गए। तो 2 मुकदमात हैं जनाब, और एक मुकदमे में उनको जो है वो 7 केसेस में 10 दिन की ज़मानत मिली है, और 2 मुकदमात में उनको 9 मई तक अबूरी ज़मानत मिली है। वैसे ज़मानतों के मामले में
जितनी फ़राख दिल पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान के मामले में है ना, उतनी फ़राख दिली और दुनिया में मुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, पाकिस्तान में तो क्या मिलनी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो भारत पहुँच गए हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के सिलसिले में, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उनके तमाम के वज़राए ख़ारजा मौजूद हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के भारत का दौरा करने वाले यानी कि भारत में जाने वाले वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो 12 साल के बाद गए हैं। लेकिन उनके इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कन्फ्यूज़ है और फवाद चौधरी है वो उन्होंने बड़े मुखालफाना ट्वीट किया उनके हवाले से कि जनाब ये तो मोदी से मोहब्बत इनको लेके गई है और इसका मतलब उन्होंने कश्मीर का मसला छोड़ दिया है। और लेकिन उन्हीं के पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जो बयानात हैं वो कुछ और, वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए था। शंघाई ताउन की तंजीम क्या पाकिस्तान रुकन मुल्क है और बिलावल भुट्टो को ज़रूर ये दौरा करना चाहिए था। तो आपस में एक बयान में ला लें, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस चेयरमैन कुछ और कह रहा है, जो पार्टी का मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और जो तर्जमान है वो कुछ और कह रहा है। लेकिन बहरहाल बिलावल का वहाँ पे जाना जो है वो एक मामूल की बात है। इससे हम ये कहें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता इनकी वहाँ पे शिरकत जो है वो यकीनन खुशाइंद है। और वहाँ पर जो इन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब ने कि देखें ये कश्मीरियों के ऊपर सौदेबाजी करके गए। भाईजान कश्मीर आपके दौरे हुकूमत में सरेंडर हुआ था, बिलावल भुट्टो के या शहबाज शरीफ के दौर में सरेंडर नहीं हुआ था। चले आगे बढ़ते हैं जनाब। उसके बाद फिर वो मशहूर ज़माना जनाब इद्दत केस, जो इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी है इद्दत के हवाले से, उस हवाले से ओन चौधरी ने जो इमरान खान साहब के बड़े पुराने दोस्त दस्ते रास यानी कि हम राज हम नवाला हम प्याला जो दोस्त थे साबिक, उनका आज बयान गवाही जो है अदालत में हुई है और वो बयान उनका कलम बंद करवाया। ओन चौधरी वहाँ पर पहुँचे हैं जब ज़िला कचहरी पिंडी में, तो रिजवान अब्बासी जो एडवोकेट हैं उन्होंने उनका बयान जो है वो कलम बंद करवाया है। और उन्होंने जो अपना बयान दिया उसके सीधा सीधा नुकात मैं आपको बताता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट नुकात हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब मैं इमरान खान का ज़ाती असिस्टेंट और सियासी सेक्रेटरी और करीबी साथी था और उनके तमाम ज़ाती और सियासी मामलात देखता था। और उन्होंने कहा कि रेहाम को 2015 में इमरान खान ने तलाक दी और ये उन्होंने तलाक बुशरा बीबी के कहने पे दी, क्योंकि बुशरा बीबी ने ये कहा था कि फिल फौर रेहाम खान को तलाक दे दें और तलाक देना रेहाम खान को ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है, यानी कि इमरान खान के हक़ में। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये तलाक उस वक्त दी जब रेहाम खान साहबा मुल्क में मौजूद नहीं थी और ये तलाक इमरान खान ने ईमेल के ज़रिए भिजवाई। फिर उन्होंने कहा कि उसको तलाक देने के बाद इमरान खान बहुत परेशान रहने लगे और अक्सर वो मुझे कहते हैं यानी कि ओन चौधरी को कि मुझे बुशरा बीबी के पास ले जाओ और मैं उनको ले जाता और ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। फिर उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2017 को इमरान खान ने कहा कि कल यानी कि 1 जनवरी 2018 को निकाह करना है, बुशरा बीबी से इंतजामात करो। जिस पर ओन चौधरी ने कहा कि मैंने हैरानगी का इज़हार किया और कहा कि बुशरा बीबी साहिबा तो पहले से शादीशुदा हैं। तो इमरान खान ने बताया कि नहीं, बुशरा बीबी को तलाक हो गई है और कहते हैं कि मैंने उनकी बात पे यकीन किया और अगले दिन मैं मुफ्ती सईद और जुल्फ़ी बुखारी, मुफ्ती सईद जो निकाह खान जिनका बयान भी इस केस में कलमबंद हो चुका है, जुल्फ़ी बुखारी जो इमरान खान साहब के करीबी दोस्त समझे जाते हैं, इन दोनों को लेकर के मैं वहाँ पर लाहौर रवाना हो गया और 1 जनवरी 2018 को लाहौर में निकाह किया गया जिसमें मैं भी गवाह हूँ। ओन चौधरी ने कहा कि मेरे सामने मुफ्ती सईद ने तलाकनामे का पूछा तो इमरान खान और बुशरा बीबी ने कहा कि तलाकनामा उनको फ़राहम कर दिया जाएगा और बाद में मेरे इल्म में हुआ कि जनाब आया कि इद्दत मुकम्मल नहीं है और इमरान खान और बुशरा बीबी को इस बात का इल्म है कि इद्दत पूरी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि इद्दत में निकाह की खबरें जब मीडिया पर आई और मैंने इमरान खान साहब से पूछा तो इमरान खान ने कहा कि जनाब ये निकाह जो है हर सूरत में 1 जनवरी को ही होना था और बुशरा बीबी को हुक्म था कि 2018 के पहले दिन जो है उनकी मुझसे निकाह होगा, यानी कि इमरान खान से, तो इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो ओन चौधरी का कहना था कि इमरान खान की का ये जो निकाह है इद्दत के दौरान ये उस पेशन गोई के ज़ेर असर हुआ और उसके बाद फिर इमरान खान ने ही दोबारा ओन चौधरी को कहा कि वो तो इद्दत पूरी नहीं थी तो दोबारा निकाह का अरेंज करो और फिर 18 फरवरी को दोबारा निकाह उनका किया गया। यानी कि 2 निकाह नामे और जो तमाम तर बयानात हैं इस हवाले से मिलते जा रहे हैं। तो ओन चौधरी साहब का जो बयान है वो इस केस के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। मुफ्ती सईद का यकीनन वो गवाह निकाह खान हैं, उनका बयान और फिर ओन चौधरी का बयान, ये चीज़ जो है वो इस केस में इमरान खान साहब को हम कह सकते हैं कि लेके बैठ जाएगी। अब हम अपनी उन खबरों की तरफ आते हैं जिनका ज़िक्र हमने अपने थंबनेल में किया है और थंबनेल में हमने इस्लामाबाद में उनकी आमद पर जो पेशी है आज के लिए जब वो आए थे तो चक्री में उनकी क्या एक्टिविटी थी, ये जनाब बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। दिलचस्प स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब अमूमन जब उनकी पेशी होती है, अगर वो पिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से अगर वो
लाहौर जा रहे हों और या लाहौर से अगर वो वापस इधर पेश होने के लिए आ रहे हों, तो वो अमूमन अपने दिए गए टाइम से बहुत ज़्यादा लेट पहुँचते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो कमाल हो गया, तमाम खुफिया वाले जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान साहब लेट निकलेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को इस्लामाबाद जो पहुंचना था वो उन्होंने कहा तकरीबन 2:30 बजे पहुंचना था, लेकिन वो पौने 12 बजे के करीब इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। ये बड़ी हैरानकुन बात थी। उसका नतीजा ये हुआ कि एजेंसियाँ ने दौड़ां लग गई हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक अहम वाक़या रास्ते में रुनुमा हुआ। रास्ते में ये रुनुमा हुआ कि जब वो मोटरवे से आ रहे थे, तो चक्री रेस्ट एरिया में वो रुके। अब लाज़िम बात है, बंदा सफ़र कर रहा हो लाहौर से इस्लामाबाद का, तो रेस्ट एरिया में तो रुकना बनता है, खाना पीना होता है, वॉशरूम जाना होता है, पर बड़ी ज़रूरियात होती है बंदे की। इमरान खान साहब तो वैसे भी कहते हैं ना कि मैं, वो अदालतों के अंदर कहते हैं कि मैं तो बड़ा ज़ईफ़ हूँ और 72 साल का हूँ, तो यकीनन उनको ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो वहाँ पर रुके और जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर हुई। उसके बाद उनकी गाड़ियों का काफ़िला जो है रेस्ट एरिया से निकल गया और इधर से जो खुफिया-शुफिया वाले मौजूद थे, उन्होंने जनाब अपने वायरलेस शैलेस कर दिए, कॉलें चला दी कि जनाब खान साहब निकल गए हैं यहाँ से। लेकिन अभी वो कालें ख़त्म भी नहीं हुई थी, देखा कि खान साहब का काफ़िला टर्न लेकर वापस आ गया। दोबारा मोटरवे पे चढ़ा ही नहीं, उसी रेस्ट एरिया के आगे मोटरवे के एज से जो है वो वापस आ गया और वापस आ गए इमरान खान साहब उधर फिर बैठ गए और फिर दौड़े लग गई। समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब आए क्यों। और कुछ देर बाद ये अकदा खुला कि वहाँ पर इमरान खान साहब से मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। और वो लोग कौन थे? वो लोग ये थे कि जो अभी सूबाई असम्बली के इंतखाबात के इमरान खान साहब ने टिकट बांटे हैं, उनके टिकट होल्डर्स को वहाँ पर इमरान खान साहब ने बुलाया हुआ था। वहाँ पर अब उनकी कोई खुफिया गुफ्तगू क्या हुई वो तो नहीं पता चल सकी। जो सामने गुफ्तगू हुई है वो इमरान खान साहब ने उनको हफ्ते वाले दिन जो अपने उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है, उस कॉल के हवाले से वहाँ पर उन्होंने उनको हदायत दी और कहा कि जी वर्कर्स को जो है वो आप मुतहर्रिक करें। अच्छा, इसमें जितने टिकट होल्डर हैं वो सारे के सारे मौजूद थे। एक शख्स मौजूद नहीं था और वो शख्स थे जनाब साबिक सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान, यानी कि पिंडी के बड़े मुतहर्रिक और फ़ाल पार्टी के वो रहनुमा हैं, एमपीए रह चुके हैं, वज़ीर रह चुके हैं, इस दफ़ा भी टिकट होल्डर हैं। तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे उस इजलास में। उसकी वजह ये थी कि वो आगे जो इस्लामाबाद वाला टाल प्लाज़ा था वहाँ पर इमरान खान साहब का इंतज़ार करते, तो वो वहाँ पर गए, जिसकी वजह से ये सारा हुआ। सो इमरान खान साहब चक्री रेस्ट एरिया में आए, आकर के निकल कर फिर वापस आए और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की। तो इससे सारी खुफिया वालों की लगी दौड़ें और एक बड़े सनसनी फैल गई कि यार ये क्या चक्कर है, खान साहब ने किससे मीटिंग की है। तो ये जनाब हमने आपको बता दिया कि उन्होंने मीटिंग दरअसल किससे की थी। अब हम आते हैं अपनी उस खबर की तरफ कि जनाब जल्दी इलेक्शन तो क्या मिलना था, मई में इलेक्शन इमरान खान साहब कोशिश करते कि मिल जाए, फिर देखा उन्होंने मई में नहीं मिल रहा। अच्छा, थोड़े दिन बाद मिल जाए, फिर मुज़ाकरात हुए जी, मई में मिल जाए, जून में मिल जाए, जुलाई में मिल जाए, अगस्त में मिल जाए, लेकिन वो इलेक्शन नहीं मिला। तो मई में तो क्या इलेक्शन मिलना था जनाब, इलेक्शन अक्टूबर में भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अक्टूबर का इलेक्शन भी इसी चक्कर में डूब गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी मामला चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हम ख्याल हैं, वो उन हम ख्यालों ने इमरान खान साहब को इलेक्शन दिलवाने की आउट ऑफ द वे जाके कोशिश की, कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन बहरहाल उनको इलेक्शन नहीं वो दे सके अभी तक। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब बड़ी बेचैनी से मुंतज़र है अपने वज़ीर आज़म बनने के। और वो वज़ीर आज़म बनने के क्यों मुंतज़र है? वो वज़ीर आज़म बनने के इसलिए मुंतज़र है कि मुकदमे उनके खिलाफ बहुत सारे हो चुके हुए हैं। अब वो उन मुकदमों से निकल उसी सूरत में सकते हैं कि खुद वज़ीर आज़म बन जाए तो अपने खिलाफ खुद ही सारे मुकदमे दाएँ बाएँ ऐसे वैसे कर दे, वरना जितने मुकदमे भाई जी इनसे जान नहीं छूटनी। अच्छा, ये सारा मामला हुआ। और अब जनाब आगे जब मामला ये है कि जो हम ख्याल हैं उन्होंने पूरा जोर लगाया। उन्होंने जोर क्यों लगाया उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। कुछ सास की ऑडियो आ गई, कुछ ट्रकों वाले मामलात आ गए और बहुत सारे मामलात आ गए। फिर वो एक कानून बन गया पार्लियामेंट से। लेकिन ये सारी जो क्वेश्चन थी, हमने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि ये क्वेश्चन वो 3 साल का मज़ीद चक्कर में थी कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो मौजूदा चीफ जस्टिस को 3 साल उम्र की हद बढ़ा के वो मज़ीद मिल जाएंगे और फिर जो उसके बाद आने वाले 2 चीफ जस्टिस है वो उसी दौरान रिटायर हो जाएंगे। फिर आगे वो निगरान जज जस्टिस एजाजुल हसन जो वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो इनका सब मामला गुड हो जाता अगर वो इलेक्शन इमरान खान को दिलवा देते और इमरान खान इलेक्शन जीत जाते, तो फिर ये सारा मामला होता। लेकिन ये सारा मामला खू खाते चला गया और अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त फेस सेविंग नहीं मिल रही, ना तो मुबैना तौर पे हम ख्यालों को मिल रही है, ना ही इमरान खान साहब को मिल रही है। इमरान खान साहब ने पहले कोशिश की, पहले कि मैं दोबारा आ जाऊँ, नहीं आ सके। फिर चीफ को अपनी मर्जी का लगवा लूँ, नहीं लगवा सके। फिर अच्छा, ये वाले जो चीफ लगे है इसको मैं रुकवा लूँ, आर्मी चीफ, उनको नहीं रोक सके। उसके बाद फिर उन्होंने कभी वो डर्टी हैरी का जिक्र करना शुरू कर दिया, कभी फलाने चिड़ियाघर वाले का जिक्र करना शुरू कर दिया। रंग बिरंगी बातें करते रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कल मार दिया जाएगा, मुझे परसों मार दिया जाएगा। और मेरी हर पेशी पे वो कहते हैं इस्लामाबाद आते हुए कि जनाब मुझे मारने की प्लानिंग मुकम्मल है। और दिलचस्प बात देखिए कि हर पेशी पर
उनको के ऊपर कोई ऐसा नहीं होता, अमनो-मान से आते हैं, अमनो-मान से चले जाते हैं। जिन्होंने मारना होता है, वो ये 2, 4, 6, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 500 बंदे से भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बस एक सनसनी सी क्रिएट करते हैं और फिर उनके जो बाकी पार्टी के लोग हैं, बाबर वान साहब भी शुरू हो जाते हैं, फ़रख हबीब साहब भी शुरू हो जाते हैं, फवाद चौधरी भी शुरू हो जाते हैं, बाकी पार्टी के लीडर भी शुरू हो जाते हैं। या जनाब खान को मारने का प्लान मुकम्मल है और खान को गिरफ्तार करने का प्लान मुकम्मल है। खान को गिरफ्तार किसी ने नहीं करना जनाब। क्यों नहीं करना, उसकी वजूहत है, और खान साहब को किसी ने नाअहल भी नहीं करना। और इन दोनों चीज़ों का बड़ा ताल्लुक है अक्टूबर से आगे इलेक्शन जाने में। वो कैसे कि खान साहब को अगर आज ये नाअहल कर देते हैं तो भाईजान मसला ही कोई नहीं। हाई कोर्टों से लेके सुप्रीम कोर्टों तक, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर, वो ममता के सोते फूट रहे हैं, अदलिया के कुछ हिस्सा हम ख्याल वगैरह इमरान खान साहब के लिए बैठे हुए हैं। इधर उनकी नायरी होगी, इधर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर उनको उन बाकी जो मुकदमात हैं उनमें सजाएँ हो जाती हैं। अब देखें नहरियाँ कोई एक मुकदमे में तो नहीं बनती। ये इद्दत वाला केस, टेरियान वाला केस, फॉरेन फंडिंग वाला केस, तोशा खाना वाला केस, ये तो वो केसेस हैं जिनमें तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि मेरिट पे अगर ये केस चले तो उनको सजाएँ हो जाएंगी। लेकिन उनको सजाएँ अभी नहीं होंगी। ये इसलिए नहीं होंगी कि इन मामलात को लिंगर ऑन किया जाएगा उस वक्त तक जब तक के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब रिटायर नहीं हो जाते। उस वक्त तक बिल्कुल क्लियर कट लगी लिपटी रखे बगैर आपको बात बता रहा हूँ। और इसी तरह इनको बाकी जो मुकदमात है ये फौजदारी केसेस में भी इनको गिरफ्तार भी किसी ने नहीं करना। हम अपने सिर बदनामी मोल लेंगे, गिरफ्तार आज उनको कर लें, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन बाद फिर उनको रिहा करने के अहकामात आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी है वो बदनामी मोल ले उनको गिरफ्तार करके, या पुलिस को क्या पड़ी है, एंटी करप्शन को क्या पड़ी है, नैब को क्या पड़ी है, या एफ आई ए को क्या पड़ी है। ये सारा कुछ होगा जनाब, ये सारा कुछ होगा जब बंदयाल साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद ये सारा कुछ किया जाएगा और फिर देखेंगे कि इमरान खान साहब का क्या बनता है। लेकिन इमरान खान साहब उल्टे भी लटक जाएं तो भी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे वो तजर्बा बनवाने वालों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान के जहाज़ में बैठ के आप अमेरिका जा रहे हैं, भाईजान अगर आप अमेरिका का जहाज़ अगर आप जिस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको क्या ज़रूरत है किसी दूसरे मुल्क के शहज़ादे का जहाज़ मांग के जाने की। अगर आप मांग के चले गए तो उस जहाज़ में बैठ के उसी शहज़ादे को आप गालियाँ तो ना दे, वो बग हो गया, अगलों ने उसी वक्त जहाज़ वापस मुड़वा के उतार दिया। तो बेइज्जती किसकी हुई? वो इमरान खान की नहीं हुई, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बेइज्जती हुई कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ऐसी हरकत की कि उसको उतार दिया गया चलते जहाज़ से, जहाज़ में उड़ के वापस भेज दिया गया न्यूयॉर्क में या अमेरिका के जिस भी एयरपोर्ट से ये उड़े थे। इसी तरह वो बहुत सारे ममालिक में जाके भी अब ये तकरीरें करते हैं, कभी तुर्की में जाके, कभी ईरान में जाके अजीब-ओ-गरीब किस्म के बयान देते हैं। ईरान में जाके कहते हैं जी ईरान में जो दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है उसकी मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ी माज़रत है। उसको डीजीआई सही थे जनरल आसिम ने उन्हें पर्ची लिख के भेजी, भाईजान की कर रहे हो? उन बेचारों ने तो हम पे कभी इल्ज़ाम भी ऐसा कोई नहीं लगाया कि पाकिस्तान की ज़मीन से उनके ऊपर हो रही है। इसी तरह इंडिया के हवाले से उनके बयानात, वो मोदी को मैं फ़ोन नहीं करता हूँ, मोदी मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। कश्मीर वाला मामला हुआ जी, हम एहतजाज करेंगे आधा घंटा रोज़ करेंगे। तो एक ही दफ़ा हुआ आधा घंटा एहतजाज, मुड़ के इमरान खान साहब ने कश्मीर का नाम भी नहीं लिया और इल्ज़ाम आता है उनके ऊपर। और उस ज़माने में जो इस्टेब्लिशमेंट थी कि उनकी मर्ज़ी से हुआ, उनकी नॉलेज में रख के सारा कुछ कश्मीर का सरेंडर हुआ। तो ये चीज़ें थी। इसी तरह अब इमरान खान साहब की जितनी एक्टिविटीज़ रही हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में बतौर वज़ीर आज़म, वो जाते रहे हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान के लिए उनको समेटना बहुत मुश्किल होता है। हर तरफ पाकिस्तान की वो जाके बदनामी करते हैं, हर मुल्क में बतौर वज़ीर आज़म जाके कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़े करप्ट है, आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कौन करेगा? ये तो जानबूझ के भगा रहे हैं आप लोगों को। और वही हुआ, पाकिस्तान के दिवालिया निकाल के चले गए, IMF के आगे ऐसे साइन करके हाथ करके बांध करके चले गए। तो इमरान खान साहब को लाने वाले भाई पछताए, उन्होंने हाथ बांध लिया, उन्होंने कहा भाईजान ए लो असी बाज आए। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो जो मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं ना, बार-बार, कभी सदर के ज़रिए, कभी परवेज़ इलाही के ज़रिए, कभी अमेरिकनों के ज़रिए, कभी लॉबिंग करके, कभी क्या करके, कभी क्या करके, किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट मुझे दोबारा गोद ले ले। भाईजान वो सियासत से ही तौबा करके हुए हैं। तो आपको तो गोद में लेना बड़ी दूर की बात है, अगर तौबा ना भी की होती तो आप जो कर बैठे इमरान खान साहब, उनको फिर दोबारा गोद में तो किसी ने नहीं लेना था। लेकिन बहरहाल ये अब मामला है कि इमरान खान साहब के ऊपर लग गया क्रॉस, क्योंकि अगर इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान क्या उस तरह दुनिया में सर्वाइव कर सकता है जिस तरह के शुमाली कोरिया और ईरान सर्वाइव कर सकते हैं? इसका जवाब है कि नहीं, पाकिस्तान उस तरह सर्वाइव नहीं कर सकता। सो इमरान खान और पाकिस्तान, इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म बनना और पाकिस्तान की सर्वाइवल दोनों इकट्ठे चलने जो हैं वो नामुमकिनात में से हैं। सो इमरान खान साहब के उल्टे भी लटक जाएँ, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। अब अक्टूबर का इलेक्शन क्यों डूबा? अक्टूबर का इलेक्शन भी उसी वजह से डूबा है जनाब। जिस वजह से इमरान खान को सज़ा नहीं हो रही, जिस वजह से इमरान खान को नहल ही नहीं हो रही कि जनाब वो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं। अब अगर वो उनके होते हुए नवाज शरीफ आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर और वो अपनी न्यायाली ख़त्म करने के लिए अप्लाई कर देते हैं, लाज़िम बात है उन्होंने वो केस ही उड़ा देना है। वो मेरिट है नहीं है किसी ने सुनना ही नहीं।
तो वो फिर बाहर हो जाएँगे। तो वो तो फिर नहीं आएँगे जब तक कि वो नहीं चले जाते। अच्छा, जब वो चले जाएँगे उसके बाद अगर नवाज़ शरीफ साहब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी कि ठीक है, इमरान खान साहब भी मैदान में हैं, नवाज़ शरीफ भी मैदान में है, तो हो जाएगा इलेक्शन। लेकिन ये फिर ये तो नहीं हो सकता कि 15 सितंबर को या 13 सितंबर को चीफ जस्टिस आएँ और अगले दिन नवाज़ शरीफ आ जाए और 2 दिन के बाद वो हो जाएँगे और उसके बाद फिर वो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, इस सारे प्रोसेस में 3-4 महीने लगेंगे। तो अक्टूबर का इलेक्शन जो है वो इस वक़्त वो भी डूब गया हुआ, वो हम ख़्यालों की फुर्तियों की वज़ह से, इमरान खान साहब की फुर्तियों, बंदा ज़्यादा चालाकियाँ दिखाए ना, वो भी काम गले पड़ जाता है। तो जनाब वो जो ज़्यादा चालाकियाँ जल्दी इलेक्शन के चक्कर में, मई में तो इलेक्शन क्या मिलने थे, अक्टूबर के भी डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कभी भी जब तक नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आ जाते और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बन जाती, उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। और इस चीज़ का ऐलान बारहा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा भी कर चुकी हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ भी कर चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।